जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा भी आपको देखने को मिलेगा वो है टर्की में भूकंप आया। इसके कुछ दिनों पहले तक जो है ये न्यूज़ आपको पढ़ने को मिल रहा था कि जोशीमठ जो है वो सिंक कर रहा है। और इसी दौरान बीच में जो है नेपाल में अर्थक्वेक आया, वो न्यूज़ जो है फ्रंट पेज पर नहीं आया। ठीक है ना। तो नेपाल में भूकंप आया, टर्की में भी भूकंप आया। दोनों में टर्की में आया हुआ भूकंप जो है वह एक न्यूज़ ही नहीं बल्कि अभी के समय डिस्कशन का टॉपिक हो गया है, डिस्कशन का विषय बन गया है। और दूसरी तरफ नेपाल में जो अर्थक्वेक आया वो न्यूज़ में कई लोगों ने नोटिस भी नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो सबसे पहले ये सोचना है कि अगर अभी आप न्यूज़पेपर में टर्की में जो भूकंप आया है उसके बारे में पढ़ रहे होंगे तो सबसे अधिक आप न्यूज़ पढ़ते समय किसको नोटिस कर रहे होंगे कि टर्की में भूकंप आने के कारण कितने लोगों मर गए, मारे गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, किस प्रकार से राहत कार्यों को किए जा रहे हैं, राहत कार्यों को करने में कौन कौन से देश आगे बढ़कर टर्की की सहायता कर रहे हैं, राहत कार्यों को करने में किस प्रकार से बाधाएं आ रही हैं। यह जो है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में उस समय तक एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बना रहेगा जब तक वहाँ समस्याएं बनी रहेंगी। जैसे ही राहत कार्य खत्म होंगे वैसे न्यूज़ गायब हो जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे। फिर लोग क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि टर्की में भूकंप आया तो राहत कार्य तो हो गए, अब आगे वहाँ की स्थिति कैसी है। उसके बाद फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे होंगे, लेकिन वो किसी के नज़र में आए भी ना, वो न्यूज़ में कवर भी ना किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, आम आदमी का किसी भी न्यूज़ पर जो व्यूज होता है उस व्यूज में कब वो व्यूज होता है, तो इस पर ध्यान दे दीजिएगा कि ये आपके सामने आपके सिलेबस का ही पार्ट है जहाँ तक आपको पहुँचना है। अभी हार्डली आप मेरे साथ मुश्किल से देखा जाए तो 50 आवर्स तक का 50 to 60 आवर्स तक साथ में हम लोग विषय वस्तु पर बातचीत किए। लेकिन इसी लेवल पर आपके द्वारा जो न्यूज़, नेशनल न्यूज़ नहीं कह सकते, इंटरनेशनल न्यूज़ का एक रूप ले चुका है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये समझना है कि आज के समय में अगर बात की जाए तो इनमें कहाँ पर, इस जगह पे आपदा प्रबंधन ये चक्र है। इस आपदा प्रबंधन चक्र में कई सारे वर्ड यूज किए रहे हैं कि न्यूनीकरण, तैयारी, अनुक्रिया यानी रिस्पांस। इस न्यूनीकरण को मिटिगेशन, इस तैयारी को लोग कहते हैं प्रिपेयर्डनेस, इस अनुक्रिया को लोग कहते हैं रिस्पांस, इस पुनर्वास को लोग कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन, इसे कहते हैं कि रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, और फिर से जो है रिकवरी करके हम कैसे रोकथाम कर रहे हैं चीज़ों को। अब सोचिए कि न्यूज़ में कब आया, जब किसी घटनाक्रम के कारण जनधन की व्यापक हानि हुई। और न्यूज़ में आप आज अभी के समय कवर किसे किया जा रहा है कि टर्की में जो जनधन की हानि हुई है वो हमेशा प्रतिदिन आंकड़े क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। और आज के न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आंकड़े 6000 को क्रॉस कर गया। ठीक है। और न्यूज़ में क्या आ रहा है कि भारत से जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम को, फोर्स को भेजा गया है। भारत से जो है एम्स के डॉक्टर को भेजा गया है, मेडिकल जो एक्सपर्ट है उनको भेजा गया है। अन्य देश भी वहाँ राहत कार्य कर रहे हैं। राहत कार्यों को करने में बाधाएं आ रही हैं क्योंकि वहाँ ठंड बहुत अधिक है।
और वहाँ ठंड जो है इस लेवल पर है कि तापमान जो है निगेटिव में चला गया है, और ठंड का इतना अधिक प्रभाव है जिससे कि राहत कार्यों को करने में बाधाएं आ रही हैं। राहत कार्यों में बाधाएं जो आ रही हैं उसमें पॉलिटिकल कॉज भी है, क्योंकि सीरिया का अगर जब आप और टर्की की बात करें तो उसमें ऐसा भी जगह सीरिया में जो कि जहां पर वहां की सरकार के द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है, और कुछ ऐसे भी जो रशिया के बॉर्डर पर है, वहां रशिया के रूस के सैनिकों के द्वारा राहत कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें तो न्यूज में आ गई, लेकिन जहां हमें विचार करना चाहिए कि आखिरकार यह जो आपदा है, भूकंप है, जैसी घटनाएं होती क्यों हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो 2000 फरवरी 2023 में 7.8 मैग्नीट्यूड का, अब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि भूकंप की तीव्रता 7.8 रिक्टर स्केल पर थी। तो आपके पास एक विषय की समझ है तो आप कहेंगे यहाँ भूकंप की तीव्रता नहीं, इंटेंसिटी नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। अब भूकंप का मैग्नीट्यूड 7.8 था। उसके बाद देखिए जून में अफगानिस्तान में भूकंप आया, उसका मैग्नीट्यूड 6.8 था। अगस्त 2021 में हैती में भूकंप आया, उसका मैग्नीट्यूड 7.2 था। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो देखिए लगभग प्रत्येक वर्ष विश्व के अलग अलग जगहों पे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाक्रम उस समय न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज का न्यूज बनता है जब वह जनधन की हानि का कारण बनता है। जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि 2009, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पे भूकंप आ रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि 2001 से लेकर 2002, 3, 4, 2008 हर जगह अलग अलग जगहों पे भूकंप आ रहे हैं। तो आखिरकार इस पृथ्वी की सतह पर भूकंप की जो है ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्यों बढ़ रही है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी बारंबारता बढ़ रही है, और उसी बारंबारता के बढ़ने के साथ जब भूकंप की इंटेंसिटी बढ़ती है यानी उसकी तीव्रता बढ़ती है, और जब ये जन धन की हानि का कारण बनता है, तब हम इसे अध्ययन का विषय क्यों बनाते हैं? उससे कहीं पहले हमें यह सोचना चाहिए कि विश्व में आखिरकार कौन से क्षेत्र भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। हम मिटिगेशन के स्तर पर पहले से ही ऐसा क्यों नहीं करते हैं जिससे कि इस प्रकार की आपदाओं के प्रभाव कम से कम हो, इस प्रकार के घटनाक्रम के होने पर जन धन की हानि कम से कम हो। तो कई मन में आपके प्रश्न उठेंगे ना कि आखिरकार जब हमें अगर यह पता रहे कि अगर हमें यह जानकारी है कि वर्ल्ड के सिस्मिक जोन कौन कौन से हैं, तो हम पहले से ही क्यों नहीं इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करते हैं? कहेंगे चूंकि भूकंप का संबंध पृथ्वी के अंदर की परतों से अंतर्जात बल से है, जिसके बारे में अभी भी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। अभी भी हम पृथ्वी के अंदर की परतों में कहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा इसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। और आप यह जानते हैं कि जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो तरंग के रूप में होती है, और जिस तरंग की जो गति होती है, आप इमेजिन कीजिए 5 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से होती है, तो उसे 1 सेकंड के अंदर में वो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। तो ऐसे में जो है हमारे पास अगर हम ये पता भी कर लें कि यहाँ भूकंप मूल है, फोकस है, ठीक है, और फोकस से यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होगी, लेकिन उस भूकंप मूल से सतह पर ईपी सेंटर तक आने में जो समय वो 1 सेकंड का भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड का। तो इतने कम समय में हम बचाव नहीं कर सकते। तो देखिए पहला विषय क्या है कि जैसे टर्की में भूकंप आया, पहले फर्स्ट जो अर्थक्वेक था उसके ओवर 7.8 रिक्टर स्केल पर आया,
उसके बाद जो अर्थक्वेक आया आफ्टर शॉक्स के रूप में दूसरा आया, उसका रिक्टर स्केल 7.5 था। फिर भी जो है पहले बार 7.8 रिक्टर स्केल पर जो अर्थक्वेक आया उससे अधिक 7.5 रिक्टर स्केल के कारण जो है जनधन की हानि क्यों हुई? ठीक है, दोनों में क्या है, एक में 7.8 रिक्टर स्केल, दूसरे में 7.5 है। आखिर ये भूकंप कहां पर आते हैं? तो ऐसे कई सारे जोन आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, नाम ऐसा वर्ड मिल जाएगा कि सिस्मिक जोन, ठीक है, ऐसा वर्ड मिल जाएगा टेक्टोनिक जोन, ऐसा वर्ड मिल जाएगा फॉल्ट, ठीक है, ऐसा वर्ड मिल जाएगा आपको फोकस, भूकंप मूल, ऐसा वर्ड मिल जाएगा ईपी सेंटर, ऐसा वर्ड मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, ऐसा वर्ड मिल जाएगा इंटेंसिटी। आप देखिए, इन सब को लेकर आपके पास एक अपना व्यूज अगर होगा, आपकी समझ होगी, यदि आपकी समझ होगी तो आप कम से कम ये तो समझ सकते हैं ना कि आखिरकार भूकंप कहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं, भूकंप की इंटेंसिटी, भूकंप की तीव्रता और भूकंप के मैग्नीट्यूड परिमाण में डिफरेंस क्या है, भूकंप की इंटेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो इसकी समझ आपको है ना। तो अगर आपको इसकी समझ है तो इस समझ के आधार पर जो अभी इस वर्ड्स की अगर आप समझ रखते हैं, इसके आधार पर जो अभी टर्की में भूकंप आया जो न्यूज है उसका आप विश्लेषण कर सकते हैं, और उसका विश्लेषण करके आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें आने वाले समय में जो वर्ल्ड के सिस्मिक जोन हैं उनकी पहचान अगर हम कर लेते हैं तो सिस्मिक जोन में ऐसा क्या करें जिससे कि भविष्य में अगर भूकंप आए तो उससे जनधन की हानि कम से कम हो। ठीक है, तो सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को यह समझ होगा, जो आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि भाई जितने भी प्लेट बाउंड्रीज हैं, जितने भी प्लेट बाउंड्रीज हैं, उस प्लेट बाउंड्रीज में चाहे वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हो, अपसारी प्लेट सीमांत हो, अभिसारी प्लेट सीमांत हो, समानांतर प्लेट सीमांत हो, तो जहां पर प्लेटों का संचलन होता है वहां पर प्लेटों के संचलन के कारण ही कहीं छिछले तो कहीं मध्यम तो कहीं गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि ये जितने भी प्लेट बाउंड्री हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण में प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, चाहे वो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है, चाहे वो यह जो है हिंद महासागर के साथ इंडियन प्लेट है, या वो जहां पर अभी भूकंप की बात की जा रही है रीजन है, तो ये सभी क्या है, वर्ल्ड के कैसे जोन है, सिस्मिक जोन है, जहां भूकंप आने की संभावनाएं सबसे अधिक है। और उसमें भी भारत विश्व के उन देशों में से एक है जो वर्ल्ड के सिस्मिक जोन के अंतर्गत आता है। और भारत में भी जो सिस्मिक जोन है वो सिस्मिक जोन कौन सा, हिमालयन क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, भूकंप का संबंध, भूकंप के आने की दृष्टि से जितने भी प्लेट बाउंड्रीज हैं, जहां पर प्लेटों का संचलन होता है, चाहे वो अपसारी हो या प्लेटें दूर जाएं या पास आए या साथ चले, वहां पे भूकंप आने की संभावनाएं सबसे अधिक है। यह जानते हुए भी यदि हम वहां पर पहले से ही भूकंप की इंटेंसिटी को कम करने के लिए भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण नहीं करते हैं, वहां पर हम पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से डेवलप नहीं करते हैं जिससे कि अगर भविष्य में भूकंप की उत्पत्ति होती भी है तो वहां जनधन की हानि कम हो सके, तो कहीं ना कहीं हम यह जानते हुए कि हम एक सिस्मिक जोन में रह रहे हैं और वहां पर उस सिस्मिक जोन में रहते हुए हम यदि वहां पर हम आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मिटिगेशन के स्तर पे काम नहीं करते हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करते हैं, तो हो सकता है जब भूकंप आए तो रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर स्केल पर उसकी
रिक्टर स्केल पर उसकी क्या होगी, तीव्रता। तो तीव्रता वर्ड यूज करेंगे कि मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करेंगे, कि मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन हो सकता है सतह पर होने वाले कंपन का प्रभाव ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब सोचिए, लेकिन आज अभी के समय न्यूज आप पढ़ रहे हैं, अब न्यूज पढ़ते समय आप कहें कि भाई ठीक है, जैसे ये जो जोन है यहां पर, ठीक है, अर्थक्वेक आया, यह रीजन है जो क्षेत्र में, अब आपके सामने ये सब वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, कि अनाटोलिया, तो मैप्स की समझ रखते हैं, तो मैप की समझ रखते ही कहेंगे ना कि जो अनाटोलिया प्रायद्वीप है वो अनाटोलिया प्लेट है। ठीक है, अब आपके सामने अगर आप ये जान रहे हैं कि ठीक है, पृथ्वी की सतह जो है, उस पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत को आज हम प्लेट का नाम देते हैं, और ये प्लेटें जो है 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और कई छोटी छोटी प्लेटें हैं, और हम सिर्फ सिस्मिक जोन की पहचान करते समय केवल बड़ी बड़ी प्लेटों की बाउंड्री को देख लें, और जो छोटी छोटी प्लेटें हैं उनके बाउंड्री को नहीं समझेंगे, और उसके आधार पर हम सिस्मिक जोन की पहचान नहीं करेंगे, तो ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां पर भूकंप आने पर जनधन की व्यापक हानि हो। उसका उदाहरण है, क्योंकि 2020 में 2020 में ही जो है ये मरमरा सागर है, मरमरा सागर के इस पूर्वी भाग में जो फॉल्ट है, यहाँ पर इस जगह पे प्लेट मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आया। ठीक है, अब इसके कारण जो अर्थक्वेक आया, लेकिन उस अर्थक्वेक से जनधन की व्यापक हानि नहीं हुई। तो जब जनधन की व्यापक हानि नहीं हुई तो वो न्यूज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं बना, डिबेट या डिस्कशन का मुद्दा नहीं बना, क्योंकि उस भूकंप के आने से कम लोगों की मृत्यु हुई थी, कम हानि हुआ था, तो उस लेवल पर जो है राहत कार्यों को भी करने की आवश्यकता नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हुआ। तो आज अभी के समय में अगर टर्की में अर्थक्वेक आया है, तो इस अर्थक्वेक के कारण जो लॉस हो रहा है उसको देखते हुए सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि सिस्मिक जोन्स जो होते हैं, उस सिस्मिक जोन्स में भूकंप की अगर उत्पत्ति होती है तो क्यों होती है, और भूकंप के आने पर यदि सतह पर कंपन का प्रभाव कब अधिक हो सकता है, और सतह पर जो भूकंप के आने पर जनधन की हानि होती है उसमें किस प्रकार से हम उसके प्रभाव को पहले से कम कर सकते हैं, ना कि हमें राहत कार्यों के द्वारा जो है रिकवरी के स्तर पे कार्य करना चाहिए। तो सोचिए कि अगर आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी अनाटोलियन फॉल्ट है, ठीक है, उसके बाद जो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ ईस्ट अनाटोलियन फॉल्ट है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, तो यह एक टर्की का जोन एक ऐसा जोन है जहां पर अरेबियन प्लेट, जहां पर अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, और जहां पर अनाटोलियन प्लेट, 3 प्लेट का ये जंक्शन है, 3 प्लेट, अरेबियन, अनाटोलियन और अफ्रीकन प्लेट। अब ये तीनों प्लेटों के कारण जो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, फॉल्ट बना हुआ है, तो जहाँ ये फॉल्ट बना हुआ है, इस फॉल्ट पर अगर कहीं किसी भी प्रकार का संचलन होगा, मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होने से अगर भूकंप मूल बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो उससे भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब सोचिए, आप ये इसकी समझ आप रखते हैं कि एक तरफ से सबसे पहले क्या होता है, इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग होता है, उसके बाद इंटरप्लेट थीनिंग होता है, और इसके बाद ओशियनिक रिज फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने का इस विषय को। ये जो टेक्निकल टर्म्स है, ये आम आदमी को अगर समझाया जाए तो हो सकता है ना कि आम आदमी को जब आपको ये समझाएंगे कि देखिए इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग होता है, यानी अंतर्महाद्वीपीय भ्रंशन होता है, और अंतरप्लेट विरलन होता है,
या महासागर के कटक पर निर्माण होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनता है, तो उसे जो है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसे अगर आप समझाएंगे, आप चूंकि समझे हुए हैं, तो आपको भी जो है इसे लिखने की बजाय समझ, न्यूज जब आए, डिफरेंस समझिए। आम आदमी न्यूज पढ़ेगा, उसको जैसा न्यूज प्रेजेंट किया जाएगा वैसे वो पढ़ लेगा। उसके और आपके में डिफरेंस क्या होगा कि आप उस न्यूज को पढ़कर पहले समझेंगे, तो समझने के लिए आपके पास अपना व्यूज होना चाहिए। ठीक है, और समझने के लिए अगर आपके पास अपना व्यूज होगा तो आप उसको समझेंगे, फिर सोचेंगे। तो आपको, आपके पास इतनी समझ है, इसलिए आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आम आदमी को अगर समझाना हो कि जो टर्की में भूकंप आया है, वो भूकंप जो आया है, तो आप वहां कहेंगे ना कि कई प्रकार के दरार वहां हैं, ऑलरेडी पहले से ही कई क्रैक्स बने हुए हैं। तो वो पूछेगा कि भाई, वो जानना चाहेगा कि आखिर ये जो क्रैक्स बने हैं वो कैसे बने हैं। तो उसको आप उदाहरण देंगे ना कि जब कभी भी अंदर, पृथ्वी के अंदर की परतों से, अगर अंदर की परतों से हीट निकलेगा, जो हीट किस रूप में निकलेगा, गर्म गलित पदार्थ के रूप में ऊपर आएगा। उससे अगर सतह गर्म होगी तो उसके गर्म होने से उसमें खिंचाव होगा, और खिंचाव होने से जब उसमें तनाव बल लगेगा, तो तनाव बल लगने से वो जो सतह है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, उसमें क्या होगा, क्रैक्स बनेंगे। उसमें क्या बनेगा, क्रैक्स बनेगा। और उसको आप बोलेंगे कि जो ये क्रैक्स बन रहा है, ये एक महाद्वीप में जो रिफ्टिंग हो रहा है, उसका कारण ही है सतह के तापमान में वृद्धि होना। उसका कारण ही है अंदर से हीट का निकलना, हीट जनरेट होना। और यह जो क्रैक्स जहां पर भी होंगे, यह जो क्रैक्स जहां पर भी होंगे, अगर यही क्रैक्स बढ़ता जाएगा, यही क्रैक्स बढ़ता जाएगा, तो जो पहले घाटी है, दरार है, उसके बढ़ने से वो बेसिन बन जाएगा। तो जहां टर्की है, उस टर्की में के अनातोलिया प्रायद्वीप में कई सारे फॉल्ट तो बने हुए हैं, लेकिन उसी अनातोलिया प्रायद्वीप के साथ लाल सागर है। वह जो लाल सागर है, वो लाल सागर जो है, वहाँ क्रैक्स जो है, उस क्रैक्स की चौड़ाई बढ़ गई है, और चौड़ाई बढ़ने के कारण आज वह सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो गया है। और जो लाल सागर जहाँ सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हुआ है, अगर उसके पहले की स्थिति को देखना है तो उसका संबंध ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से है। जो आप देखिए, आपके पास मैप की समझ जिसको होगी, तो मैप की समझ से वो कहेगा ना कि भाई, ये जो रीजन है, अभी आप मैप देख रहे हैं, अब इस मैप में आपको, आपके पास ये समझ है कि अच्छा यहाँ पर, ठीक है, वॉन लेक है। ऐसे वाटर बॉडीज, कई सारे वाटर बॉडीज है, कई सारी नदियों का अपवाह होता है। ठीक है, टर्की के रीजन में जा रहे हैं। यहाँ पर जो है साइप्रस जो द्वीप है, इस साइप्रस द्वीप के पास भूमध्य सागर में अगर है, तो यहाँ पर जो अरेबियन प्लेट है और साथ में अनाटोलियन प्लेट है, इसका यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पर दो प्लेटें आपस में क्या हुई हैं, टकराई हैं। तो कहीं पर क्रैक्स बने हैं, कहीं पर प्लेटें आपस में टकराई हैं। और इस सब का संबंध जो है किस रीजन से है, तो अगर इसके आगे बढ़िएगा, तो जिस समय अभी, अब जैसे मान लीजिए ईपी सेंटर बना, तो कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं ना कि जहां ईपी सेंटर बना, ये गाजियानटेप में जो ईपी सेंटर बना, इस क्षेत्र में, टर्की अनाटोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ईपी सेंटर था, इसलिए सीरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। अगर यहां पर मूवमेंट हुआ होता, यदि यहां मूवमेंट हुआ होता, तो ईपी सेंटर कहीं इधर बनता। इससे जो है लेबनान, ठीक है, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल जैसे देश ज्यादा प्रभावित होते। तो जैसे आप मैप की समझ रखते हैं, तो मैप की समझ रखते हुए ही आप क्या कहेंगे कि जो ये अफ्रीका, ठीक है, इस प्रकार से अगर अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, जिसको आपने मैप में देखा है,
कहेंगे ना कि ये जो फॉल्ट बना है यहाँ से रिफ्ट वैली है, और ये रिफ्ट वैली कहाँ तक पहुंच गया? डेड सी तक। तो इमेजिन कीजिए कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग के कारण जब किसी भी महाद्वीपीय क्रस्ट पर दरार बनता है तो वह क्षेत्र सिस्मिक जोन में परिवर्तित हो जाता है, और उस क्षेत्र में कभी भी भूकंप आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भुज में, भारत के गुजरात के भुज में जो भूकंप आया, वहां भूकंप की उत्पत्ति नहीं होती। तो जहां पर पहले से फॉल्ट बने हुए हैं, अगर वहां उस फॉल्ट पर मूवमेंट हो रहा है तो आने वाले समय में उसका गैप क्या होगा? बढ़ेगा, और गैप के बढ़ने के कारण वही सागर रूपी बेसिन होगा, और ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से जो फॉल्ट बनता गया रेड सी से होकर डेड सी तक है। तो सोचिए, एक सिस्मिक जोन है ना, इस सिस्मिक जोन का संबंध अफ्रीकी प्लेट से लेकर अनातोलिया प्लेट तक हो गया ना, और दूसरी तरफ जो है यहीं पर साइप्रस जो द्वीप है वहां पर प्लेटें टकराई हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री आर्क बना हुआ है। तो पहले से ही टर्की एक ऐसे सिस्मिक जोन में है जहां पर 3 प्लेटों का कहीं ना कहीं वहां पर संचलन होता है एक दूसरे के सापेक्ष में, और भ्रंशन के बाद वहां अगर रिफ्टिंग होकर वो सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित हो चुका है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ना कि आने वाले समय में अगर इसी सागर के साथ जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, जो इस रीजन में भूमध्य सागर का क्षेत्र है, वहां पर भी प्लेट मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले महाद्वीपीय सतह पे भ्रंशन होता है, उसके बाद क्या होता है? प्लेट की औसत मोटाई कम होती है तो वही भ्रंश घाटी सागर रूपी बेसिन में परिवर्तित होता है। उसके बाद क्या होता है? वही सागर रूपी बेसिन महासागर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन जाता है, और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है वहां पर भी प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने पर भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये जानते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो होता है वहां प्लेटें आकर आपस में टकराती है, तो हिमालयन जोन किस में है? अभिसारी प्लेट सीमांत पर है। ठीक है, और हिमालयन जोन अभिसारी प्लेट सीमांत पर है, तो हमारे देश में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से दूर भी कई फॉल्ट बने हुए हैं, और वो जो कई फॉल्ट बने हुए हैं उस कई फॉल्ट के कारण चूंकि वहाँ लंबे समय से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि अर्थक्वेक सिस्मिक जोन तो है वो, लेकिन वहाँ बहुत लंबे समय से भूकंप नहीं आने के कारण उसे हम सिस्मिक जोन में, या तो उसे हम 4 में रखे हैं या उसे हम 3 में रखे हैं, यानी सिस्मिक जोन में उसे हम कम सेंसिटिव जोन में रखे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल भूकंप जो है प्लेट बाउंड्री पर ही आएंगे। भूकंप ऐसी जगहों पर भी आ सकते हैं जहां पहले से फॉल्ट बने हो। ठीक है, अब देखिए, अगर प्रश्न ये उठता है कि नेपाल में जो भूकंप अभी कुछ दिन पहले आया वो कितने रिक्टर स्केल पर था? तो रिक्टर स्केल था 5.8, और अभी जो टर्की में भूकंप आया तो सबसे पहला भूकंप जो आया वो 7.8 पे था, उसके बाद आया 7.5 पर। ठीक है, अब यहां पर ये भूकंप का क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम कुछ इस प्रकार से ही तो परिभाषित करते हैं कि जब भूकंप की जहां से उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप का उद्गम होता है, वहां से कुल जो ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा की जो कुल निष्कासन होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड के रूप में देखते हैं। और ये भी आपको पता है कि जब लॉगरिथम स्केल पर हम रिक्टर स्केल पर इस यूनिट को दिखाते हैं तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर 5.8 और यहाँ 7.8 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया, तो इन दोनों में अगर स्केल पर अगर 1 यूनिट वैल्यू बढ़ता है
तो 10 टाइम्स क्या होता है, 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड बढ़ता है, आयाम बढ़ता है, और 32 टाइम्स जो है ऊर्जा एनर्जी का अधिक मात्रा में निष्कासन होता है। तो आप खुद सोचिए कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया और जो टर्की में अर्थक्वेक आया, उसमें कितने स्केल का डिफरेंस है, 2 स्केल का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 10 टाइम्स अगर बढ़ रहा है तो 10 इंटू 10 100 टाइम्स अधिक ऊर्जा एम्पलीट्यूड बढ़ा। जो तरंग का आयाम था वो नेपाल में आए हुए अर्थक्वेक की तुलना में 100 टाइम्स ज्यादा, और साथ में जो यहां पर ऊर्जा का जो निष्कासन हुआ, अगर 32 टाइम्स बढ़ गया 2 स्केल पर, तो कितना अधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन हुआ, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 1024 टाइम्स ऊर्जा का अधिक मात्रा में निष्कासन हुआ। इमेजिन कीजिए कि अगर अभी कुछ दिनों के पहले नेपाल में जो अर्थक्वेक आया, अगर वो 5.8 रिक्टर स्केल की जगह 5.8 रिक्टर स्केल की जगह 7.8 रिक्टर स्केल पर आया हुआ होता, तो अभी हो सकता है कि नेपाल में आए हुआ अर्थक्वेक ही बहुत बड़ा न्यूज बन चुका होता है और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में राहत कार्यों को करने की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो आप ये भी समझना की आवश्यकता है कि भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड के साथ सबसे बड़ी राहत की बात क्या है कि भूकंप की मैग्नीट्यूड की जगह भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है, जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो रिक्टर स्केल आता है या मर्कैली स्केल आता है, रिक्टर स्केल आता है, जबकि भूकंप की तीव्रता का संबंध किससे है, मर्कैली स्केल से है। और भूकंप की तीव्रता का संबंध क्या है, किससे है, सतह पर होने वाले कंपन के प्रभाव से है। और सतह पर होने वाले कंपन के प्रभाव को कौन डिसाइड करता है, मैग्नीट्यूड भी डिसाइड करता है। देखिए समझिए, समझने का यहाँ कोशिश करना है कि होता क्या है कि जब कोई न्यूज को हम पढ़ते हैं, न्यूज पेपर में जब कोई एक मुद्दा सामने आता है तो उसे देखने का नजरिया अलग अलग होता है। आपके लिए अभी इस न्यूज को देखने का जो नजरिया होना चाहिए वह ये होना चाहिए कि आखिरकार जो ये टर्की में अर्थक्वेक आया, इसके आने के पीछे क्या कौन कौन से कारण हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये होना चाहिए कि ये बार बार भूकंप जो है, ये जो अलग अलग जगहों पे भूकंप आ रहे हैं, इसकी बारंबारता क्यों बढ़ रही है, इसकी बारंबारता क्यों बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर जो है हलचल हो रहा है ना, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन भूकंप के आने पर जो सतह पे कंपन होता है, हम चाहें तो भूकंप के आने पर सतह पर होने वाले कंपन के प्रभाव को कम करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि भूकंप की तीव्रता का संबंध केवल मैग्नीट्यूड से ही नहीं होता है, बल्कि भूकंप की तीव्रता का संबंध भूकंप मूल की गहराई से भी होता है, यानी फोकस की गहराई से भी होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भूकंप आते हैं तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। अगर भूकंप मूल की गहराई कम होती है तो उसे हम कहते हैं यह भूकंप शैलो फोकी अर्थक्वेक है। भूकंप मूल की गहराई अगर थोड़ी सी और अधिक होती है तो कहते हैं मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप है। अब इमेजिन कीजिए कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया, भूकंप मूल की गहराई अगर कहें
तो नेपाल में जो अर्थक्वेक आया, इसमें भूकंप मूल की गहराई 25 किलोमीटर तक थी। 25 किलोमीटर से अधिक गहराई पर भूकंप मूल था। तो 25 किलोमीटर से अधिक गहराई पर था। जो टर्की में भूकंप आया जो 7.8 रिक्टर स्केल का, उसके भूकंप मूल की गहराई 7.5 किलोमीटर तक थी। और जो सेकेंड टाइम अर्थक्वेक आया उसके भूकंप मूल की गहराई 10 किलोमीटर तक थी। तो इससे क्या समझे कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कम भी हो, अर्थक्वेक का अगर मैग्नीट्यूड कम भी होगा, अगर भूकंप मूल जो है सतह के समीप होगा, तो जहां से ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है उससे सतह पर होने वाले कंपन का प्रभाव अधिक हो सकता है। तो जो दूसरी बार टर्की में जो अर्थक्वेक आया सेकेंड टाइम, उस अर्थक्वेक की भूकंप मूल की गहराई पहले बार इस अर्थक्वेक की तुलना में कम थी, इसलिए इसके कंपन का प्रभाव अधिक देखने को मिला। अब सोचिए किस्मत कैसे साथ दे रहा है भारत का, कि भारत में जो भूकंप आया, उस भूकंप के आने के कारण, उस भूकंप जो आया अभी नेपाल में, उसका एक तो मैग्नीट्यूड भी कम था और साथ में उस भूकंप मूल की गहराई भी अधिक थी। इमेजिन कीजिए कि अगर यही भूकंप मूल जो है, इस भूकंप मूल की गहराई कम होती, यह भूकंप मूल सतह के समीप होता है, तो शायद सतह पर होने वाले कंपन का प्रभाव अधिक होता। और अगर सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि भूकंप मूल की गहराई भी कम होती और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी अधिक होता है, तो भूकंप की तीव्रता और भी बढ़ सकती थी। तो अब इन दोनों पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि दोनों का संबंध किससे है? पृथ्वी के अंदर की परतों में होने वाली घटनाओं से। लेकिन इसी कारण से कहा जाता है कि हम भूकंप जैसे आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं, इस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर भूकंप की इंटेंसिटी को निर्धारित कौन करता है? किसी भी सतह के संगठन और संरचना, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। आप सोचिए, जहां पर टर्की में जहां भूकंप आया है वो रिवर वैली है, वहां नदी बेसिन है, आसपास में मरमरा सागर है, लाल सागर है, डेड सी है, ठीक है। जिस क्षेत्र में भूकंप आया है वहां पर जो है क्या है, जल का स्रोत भी है और साथ में जलोढ़क संरचना भी है, डेजर्ट है। तो जैसा जहां पर भी जलोढ़क मृदा से निर्मित संरचना होगी और साथ में जल का स्रोत होगा, वहां भूकंप के आने पर सतह पर होने वाले कंपन का प्रभाव क्या हो जाएगा? बढ़ सकता है। तो इमेजिन कीजिए, अब यहां क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो सिस्मिक जोन में है, और सिस्मिक जोन में होने के साथ अगर वहां की संगठन और संरचना, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? मुलायम संगठन है, वहां पर पहले से ही फॉल्ट बना हुआ है, पहले से ही वहां क्रैक्स बने हुए हैं, तो वो तो और भी ज्यादा सेंसिटिव जोन हो गया ना। तो हमें इसे देखते हुए यह सोचना चाहिए कि इस प्रकार के क्षेत्र में हम संगठन और संरचना में कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं करें जिससे कि संगठन और भी क्या हो जाए? कमजोर हो जाए और संरचना में परिवर्तन हो जाए। और इसका नतीजा क्या होगा कि संगठन और संरचना में अगर हम कोई भी परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, और संशोधन करने से क्या होगा? अगर समस्थैतिक असंतुलन होगा, समस्थैतिक असंतुलन होगा, तो इससे भूकंप का मैग्नीट्यूड कम भी अगर हो, भूकंप मूल की गहराई अधिक भी होगी, तो भी सतह पर होने वाले कंपन का प्रभाव बढ़ सकता है। आप समझिए। तो एनालाइज क्या करना है, हमें यहां समझने की आवश्यकता है कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में यह है
कि अगर कोई सिस्मिक जोन है जो जहां पर प्लेट बाउंड्रीज है, जहां पर फॉल्ट क्रैक्स पहले से बने हुए हैं, जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज हो सकती है, और उसे पहले से ही यह डिमार्केट कर दिया गया है कि यह जो है एक भूकंप के प्रभाव की दृष्टि से सेंसिटिव जोन है, संवेदनशील क्षेत्र है, तो कम से कम हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ के संगठन और संरचना में इस प्रकार से संशोधन या परिवर्तन ना करें जिससे कि वहाँ पर आइसोस्टैटिक डिसएडजस्टमेंट हो जाए, समस्थैतिक असंतुलन हो जाए। क्योंकि जैसे समस्थैतिक असंतुलन होगा वैसे ही क्या होगा, भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और जिस कंपन को अभी हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उस कंपन को जब हम महसूस करेंगे तो कहेंगे कि भूकंप की तीव्रता बढ़ गई, और हो सकता है कि कम मैग्नीट्यूड का, कम रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आने पर भी उसकी तीव्रता अधिक हो जाए। अभी मैं सोचिए, जब कोयना में कोयला, महाराष्ट्र के कोयना जलाशय में सेडिमेंटेशन हुआ, और सेडिमेंटेशन होने कारण, अवसादीकरण होने कारण जब जल दबाव बढ़ा, समस्थैतिक असंतुलन हुआ, तो जलाशय प्रेरित जब भूकंपनीयता आई तो लोग उस समय अलर्ट हो गए। उस समय डिस्कशन होने लगा कि भूकंप जो है, भूकंप बाह्य कारकों के प्रभाव से भी आ सकता है, लेकिन फिर लोग भूल गए। फिर से क्या हो गया, भूल गए, और भूलकर फिर से क्या करने लगे, आर्थिक विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्थलाकृतिक संरचना में परिवर्तन करने लगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज सोचिए कि जोशीमठ जो न्यूज में आया, तो जोशीमठ के न्यूज में आने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जोशीमठ जो है जहां पर है वो जगह नीचे की ओर धंस रहा है। तो नीचे की ओर धंस क्यों रहा है, पहला कारण तो सबसे पहले ये सोचिए कि वह हिमालय के एक ऐसे जोन में जो कैसा जोन है, सिस्मिक जोन, और सिस्मिक जोन में भी सिस्मिक जोन 5 में है। जैसे भारत में पहले सिस्मिक जोन को 5 जोन जो किया गया था, तो पहले और दूसरे जोन को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो अब भारत में सिस्मिक जोन इतने हैं, सिस्मिक जोन 2, 3, 4 और 5। और इस तरह के जोन को किसके आधार पर बांटा गया, तीव्रता के आधार पर बांटा गया है। देख रहे कई आपको ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आपके देखने का नजरिया क्या होना चाहिए कि जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो अन्य लोग बढ़ेंगे, वो बातें करेंगे, अरे टर्की में भूकंप आ गया, इतने लोग मर गए हैं, भारत से विशेष दलों को भेजा गया, वहां से भेजा गया, राहत कार्य ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, आपका नजरिया क्या होना चाहिए कि आखिरकार जो ये भूकंप आ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि भूकंप जब ये आते ही हैं, जब इस क्षेत्र में भूकंप आ सकते हैं, तो पहले से क्यों नहीं प्रयास किए गए, पहले से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा भूकंप आने के बाद सूचना क्यों दी गई। तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है जिसकी सहायता से हम पहले से यह जानकारी दे सकते हैं कि अब भूकंप आने वाला है। भूकंप आने के बाद हम इंफॉर्मेशन देंगे, तब तक सब कुछ नष्ट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास विकल्प सिर्फ राहत कार्यों को करना होगा। तो फिर अगला व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो सिस्मिक जोन है, उस सिस्मिक जोन में भूकंप आएगा तो उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते? तो कहेंगे हाँ, हम कर सकते हैं। उसके मैग्नीट्यूड को हम कम बेशक ना कर सके, उसके मैग्नीट्यूड को हम बेशक कम ना कर सके, लेकिन हम चाहें तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, सतह पर होने वाले कंपन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए तो कहेंगे इसके लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए? तो कहेंगे भारत जैसे देश में भी भूकंप की तीव्रता के आधार पर, इंटेंसिटी के आधार पर भारत को पहले 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जोन में बांटा गया था, फिर पहले और दूसरे जोन को मिलाकर 1 कर दिया गया, और जहां भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है उसे जोन 5 में रखा गया। और सोचिए हिमालय जो है वो जोन 5 में है,
और हिमालय जोन 5 में इसलिए है क्योंकि वो वहाँ पर क्या है, प्लेट बाउंड्रीज है। और ये भी ध्यान रखना है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो प्लेट बाउंड्रीज है वहाँ कई फॉल्ट बने, वहाँ पर कई क्रैक्स हैं। और जहाँ वो क्रैक्स हैं उन क्रैक्स में काठमांडू की घाटी भी है, जैसे उसी क्रैक्स में जो है जम्मू कश्मीर की घाटी भी है। तो कई सारे, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी है, मेन बाउंड्री फॉल्ट भी है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट भी है। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का संबंध कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से है, उसी पर्वतीय क्षेत्र में कई सारे फॉल्ट बने हुए हैं। अगर उस फॉल्ट में कभी भी भूकंप की उत्पत्ति होगी तो उसकी इंटेंसिटी अधिक हो सकती है। यह जानते हुए भी अगर हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, पहाड़ों को काटते समय समस्थैतिक असंतुलन की स्थिति पैदा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते समय यह भूल जाएंगे कि इससे जो है भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो भूकंप के आने पर जो सतह पर कंपन होगा, जो तीव्रता होगी, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हो सकते हैं। आप सोचिए, इसीलिए हमारे लिए, हम लोगों के सभी के लिए अलर्ट होने की आवश्यकता क्यों है कि अगर जोशीमठ सिंक कर रहा है तो जोशीमठ के सिंक करने का कारण भूकंप नहीं है, जोशीमठ के सिंक होने का कारण बाह्य कारक है। तो हमें वहां के संगठन और संरचना है। तो जहां जोशीमठ है वहां पर पहले एवलांस हुआ, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से हिमस्खलन हुआ, वो एवलांस के कारण जो मलबा आया वो मलबा आकर जमा हुआ, उसी मलबे के ऊपर जोशीमठ जैसा जो है सिटी कस्बा डेवलप हुआ। अब वो डेवलप तो हो गया, तो जोशीमठ कहाँ पर है, एक ऐसे संगठन के ऊपर है जहाँ पहले से ही मलबा है। और दूसरी तरफ जो है टेहरी डैम बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, और वहाँ हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से जो जल का निकास होता था वो जल के निकास के में क्या कर दिया गया, अपवाह व्यवस्था में हमने क्या कर दिया, संशोधन किया। तो जो पानी बहकर आना चाहिए, जो पानी रुक गया, वो रिसकर पहाड़ों में जाने लगा, और पहाड़ों के अंदर से होते हुए कहाँ पहुँचने लगा, जोशीमठ के नीचे जो मलबा था उसके में भरने लगा। जोशीमठ में लोगों की संख्या तो बढ़ती गई, जोशीमठ में डेवलपमेंट तो होता गया, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पर डेवलप नहीं किया गया जिससे कि भविष्य में जो आज समस्याएं हो रही हैं वो ना हो। यानी वहाँ ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर नहीं किया गया। तो जोशीमठ से में रहने वाले लोगों के द्वारा जो पानी का उपयोग किया जाता है वो भी क्या हो गया, उसके निकास की व्यवस्था नहीं, वो भी जाकर जमीन के अंदर जमा होने लगा। अब सोचिए, जोशीमठ सिंक हो रहा है, इससे समस्थैतिक असंतुलन हो रहा है। अगर हम ऐसे जो है घटनाक्रम को, इस प्रकार के परिवर्तन को रोकेंगे नहीं तो इससे समस्थैतिक असंतुलन के कारण आने वाले समय भूकंप की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने जो ये इस प्रकार के जो फॉल्ट है, जब आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में जो ये फॉल्ट दिया गया, जैसे ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, तो आपको ये भी पता है कि जहाँ पर रेड सागर, लाल सागर के पास सिनई प्रायद्वीप है, वहाँ पर जो हॉर्स बना हुआ है, नॉर्मल फॉल्ट भी है। जहाँ डेड सी है वहाँ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बना हुआ है। इस प्रकार के कई प्रकार के जो है वहाँ क्रैक्स बने हुए हैं। और अभी जो क्रैक्स डेवलप हुआ है वर्टिकल फॉल्ट के, इस मूवमेंट के कारण जो है वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ है। तो ऐसे फॉल्ट जहाँ पर होंगे, वैसे फॉल्ट के बनने पर जब फ्रिक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो भूकंप आने की। और सोचिए, इस प्रकार के फॉल्ट कहाँ बन रहे हैं, सतह के समीप। और सतह के समीप अगर फॉल्ट बनेंगे तो भूकंप मूल कहाँ होगा, सतह के समीप होगा। और इस प्रकार के फॉल्ट बनने से आप सोचिए, जो ये फोकस है, ये फोकस अगर सरफेस से जितना करीब होता जाएगा उतना सतह पर होने वाले कंपन की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ जो हम संशोधन करते हैं उस संशोधन पे हमें तो ध्यान देना होगा। नहीं तो अभी जैसे आज के समय में न्यूज़ में सुनेंगे आफ्टर शॉक्स,
जैसे कहा था ना आफ्टर शॉक्स, तो अभी कई दिनों तक वहां आफ्टर शॉक्स आएंगे। भूकंप आ गया है तो जैसे कंपन हुआ, फिर बीच में फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं, फिर कंपन होता है, फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो एक अच्छी बात क्या है कि जो भूकंप आया तो धीरे धीरे जो है उसका मैग्नीट्यूड कम होता चला गया। 7.8 से 7.5 हुआ, फिर 4.5, फिर 4 की तरफ चला गया। अगर वही उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता तो शायद वहां कुछ भी नहीं बचता। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण जो है किस पर, अगर ओवरऑल कहा जाए तो हमारा नियंत्रण है इसके प्रभाव को कम करने पर। कि कैसे हम मर्कैली स्केल पर जो ये तीव्रता होता है उसके प्रभाव को कम करें। तो सोचिए, आज के समय में डिस्कशन किया जा रहा है कि टर्की में जो घर बनाए गए वो भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण नहीं किया गया था, ये जानते हुए भी कि वो अर्थक्वेक प्रोन जोन में है। ठीक है, टर्की की तुलना में सीरिया की जनसंख्या बहुत कम है, मतलब दोनों के पॉपुलेशन में लगभग आपसे कहा जाए तो 4 टाइम्स का डिफरेंस है। तो गनीमत है कि ईपी सेंटर टर्की में था, तो टर्की में जो लॉस हुआ, अगर यही सीरिया में भी जनसंख्या अधिक होती तो और ज्यादा लोग मरते। तो एक तरफ से क्या है कि अगर यह जानते हुए भी सिस्मिक जोन में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और उस डेवलपमेंट को करते समय अगर हम आपदा प्रतिरोधी भवनों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, अगर हम डेवलपमेंट करते समय हम समस्थैतिक संतुलन को ध्यान में रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ परिवर्तन ना करें जिससे कि समस्थैतिक असंतुलन हो जाए, तो अगर हम संगठन संरचना में परिवर्तन करेंगे, समस्थैतिक असंतुलन की स्थिति पैदा करेंगे और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे वो भी भूकंप प्रतिरोधी नहीं होगा, तो जन धन की हानि और हो सकती है। और हमें यह टर्की में आए हुए अर्थक्वेक से यह सीख लेनी चाहिए कि हिमालयन जोन जो है, उस हिमालयन जोन के साथ भारत का जो उत्तरी मैदान है वो सिस्मिक जोन 5 के साथ 4 है, उसमें आता है। तो बेशक हम सिस्मिक जोन 4 में 3 के अंतर्गत आए, लेकिन यहाँ जनसंख्या अधिक है, यहाँ जलोढ़क मृदा से निर्मित संरचना है, तो यहाँ पर यहाँ की संगठन और संरचना कैसी है, मुलायम है। अगर भूकंप आएगा उसका मैग्नीट्यूड कम भी क्यों ना हो, उसकी इंटेंसिटी अधिक हो सकती है, और उसकी इंटेंसिटी अधिक होगी तो यहाँ जन की हानि इसलिए अधिक होगी क्योंकि भारत में का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। तो टर्की में आए हुए अर्थक्वेक को देखते हुए भारत के उत्तरी मैदान में रहने वाले लोगों को भी ये सोचना होगा कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का हम कैसे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करें। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़कर हम सिर्फ यह ना सोचे कि न्यूज़पेपर में कि अच्छा भूकंप आया, टर्की में इतने लोग मारे गए और भारत से राहत कार्यों को चलाए जा रहे। तो अब सोचिए, अब यह जो विषय है, अब जैसे आप इसको देखने लगे तो अब आपके सामने क्या है, जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो न्यूज़ पढ़ते समय आज के समय में न्यूज़ चैनल बोलेगा कि इतने रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता इतने रिक्टर स्केल की थी 7 पॉइंट, तो आप बोलेंगे नहीं, ये रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता कहा जा रहा है ये गलत टर्म है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे कि हमें सिर्फ रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड को ही नहीं देखना चाहिए, हमें इंटेंसिटी पर ध्यान देना चाहिए। हमें मैग्नीट्यूड के साथ ये भी देखना चाहिए कि भूकंप मूल कहां पर है, ईपी सेंटर कहां पर है। ठीक है, तो आपका सुझाव क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हर व्यक्ति को यह समझ होनी चाहिए कि इस पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से सिस्मिक जोन है जो सेंसिटिव है, जहां पर भूकंप आने की संभावनाएं सबसे अधिक है। तो सबसे पहले उस सेंसिटिव सिस्मिक जोन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें यह पता होना चाहिए कि यह एक ऐसी आपदा है, एक ऐसी भूभौतिकी घटना है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं हो सकती है। इसके आने के बाद ही हमें यह जानकारी मिलेगी कि भूकंप आ गया है। और अगर जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है वही क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, ईपी सेंटर के आसपास के क्षेत्र में भी भूकंप की तीव्रता बढ़ जाने पर जनधन की हानि हो सकती है। और भारत में रहने वाले लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए
कि हम एक सिस्मिक जोन के अंतर्गत आते हैं, और सिस्मिक जोन के अंतर्गत आते हैं, और भारत के उत्तरी मैदान में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से ये नहीं भूलना चाहिए कि सिस्मिक जोन के हम पास में हैं और एक सेंसिटिव जोन में रहते हैं, जहाँ की संगठन और संरचना और यहाँ की डेमोग्राफी और हमें भूकंप के लिए सेंसिटिव बना देती है। तो कम से कम हम अपनी तरफ से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, आपदा प्रतिरोधी भवनों का निर्माण करना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से भूकंप जैसे आपदाओं के समय हमें कैसे बचाव राहत कार्य, कैसे हम अपने को बचाएंगे, साथ में बाकी लोगों को रेस्क्यू करेंगे, उस समय इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपका सुझाव क्या होना चाहिए कि हमें ऐसे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इसको लेकर लोगों के मन में भय पैदा ना हो, बल्कि उन्हें ये समझ में आए कि इस प्रकार के आपदाओं के प्रभाव को कैसे कम किया सकते। लोगों को भयभीत भी नहीं करना है ना। पहले लोग भयभीत हो गए, बोले अरे अब क्या फायदा है, हम रहते ही ऐसे सिस्मिक जोन में हैं। तो सिस्मिक जोन में रहते हैं लेकिन हम भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं, और भूकंप आने पर हम बचाव और राहत कार्य, अपना बचाव भी कर सकते हैं यदि हम पहले से अवेयर रहें। ठीक है ना। तो अब देखिए ये व्यूज, अब आप खुद सोचिए कि अब आप क्या करेंगे। व्यूज आपके पास है, न्यूज आपके पास है, अब आप उस न्यूज को केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर अगर आपके सामने वर्ड आया सिस्मिक जोन, आपके सामने वर्ड आया अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, ईपी सेंटर, फोकस, तो इन सबको जानते हैं तो उस न्यूज को एनालाइज कीजिए, एनालाइज करके पहले से पढ़े हुए विषय को रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके सोच कर आगे सजेस्ट कीजिए।